नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अक्सर आप देखते हैं कि यूट्यूब पर आपको विश्व इतिहास से संबंधित जानकारियां बहुत कम मिल पाती हैं। और आपको बताऊं कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। इसका ये पार्ट 1 है और इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा, जिसमें अमेरिकी क्रांति के प्रभाव और परिणामों पर हम चर्चा करेंगे। आज हम ये चर्चा करेंगे कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ क्यों, और जो अमेरिका आज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र है, वो भी कभी अंग्रेजों का गुलाम रहता था। ऐसी ही महत्वपूर्ण क्लासेस आपको हमारे चैनल पे मिल रही हैं। आप बिल्कुल ज्वाइन करें, सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। आइए देखते हैं कि आज स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 आपको दो पार्ट में ये वीडियो लेकर आ रहा है। आइए हम चलते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन की तरफ। एक ऐसा देश जो आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है दोस्तों, और कभी जो है ये भी गुलाम था फिरंगियों का, अंग्रेज़ों का। जैसे हमारा भारत, हमारा इंडिया अंग्रेज़ों का उपनिवेश था, वैसे अमेरिका भी अंग्रेज़ों का ही उपनिवेश था। दोस्तों, दुनिया उस समय दो गुटों में बटी थी। एक का नाम था पूंजीवाद और एक का नाम था साम्यवाद। और पूंजीवाद का जो नेतृत्व कर रहा था, ये वर्तमान अमेरिका कर रहा था, और जो साम्यवादी गुट का जो कमान थी, वो सोवियत संघ के पास थी। अमेरिकी क्रांति जो है दोस्तों, ये भी एक पराधीनता से मुक्ति का इतिहास है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण। आप देखते हैं कि वर्तमान में सभी राष्ट्र जो है अमेरिका के इशारे पर चलते हैं, अमेरिका के आदेश पर चलते हैं। और आज इससे पहले जो स्थिति थी, वो स्थिति ये थी कि अमेरिका भी इनका गुलाम हुआ करता था। और यूरोपीय देशों द्वारा 16वीं शताब्दी के में आप देखिए उत्तरी अमेरिका में उपनिवेशीकरण की भूमिका इन्होंने शुरू कर दी थी। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि अमेरिका में जो उपनिवेशीकरण की शुरुआत हुई दोस्तों, वो 1588 ईस्वी से शुरुआत हुई। शुरुआत होने का कारण क्या था? कारण ये था दोस्तों कि जब ये इनके ब्रिटेन और स्पेन, आप स्पेन का नाम सुने हैं, स्पेन और इनके मध्य, फिरंगियों के मध्य एक युद्ध हुआ, जिसमें जो है स्पेन पराजित हुआ और इसमें नौसैनिक संघर्ष हुआ। इस नौसैनिक संघर्ष में जो है ब्रिटेन एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा, और एक ऐसी शक्ति जो जाके इस अमेरिकी महाद्वीप में उन्होंने अपनी औपनिवेशिक बस्तियां बसाना उन्होंने शुरू किया। 18वीं शताब्दी तक दोस्तों ये अंग्रेज लोग, आप देखें कि 1588 में ब्रिटेन व स्पेन के मध्य नौसैनिक संघर्ष से अमेरिका में उपनिवेशीकरण की शुरुआत हुई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 18वीं सदी तक फिरंगियों ने उत्तरी अमेरिका और कनाडा से फ्रांसीसियों को खदेड़ने में सफलता पा ली थी। चूँकि अंग्रेज जहाँ भी बसते थे, वो अपने साथ पूरी टीम लेकर जाते थे और वहाँ का पूरा उस राष्ट्र का अध्ययन कर लेते थे, वहाँ पे क्या कमियां हैं, कहाँ कैसे हम जीत पाएंगे। और जो भी तटीय राज्य हुआ करते थे, जो बिल्कुल समुद्र से लगे होते थे, सीधे ये अपने नौसैनिक शक्ति इनकी मजबूत थी, उसके माध्यम से ये धीरे धीरे तटों पर कब्जा करते हुए फिर पूरे उस जो है लैंड पे ये कब्जा कर लेते थे। ये इनकी स्थिति थी। अटलांटिक महासागर के तट पर उन्होंने 13 बस्तियां स्थापित की थी। किन्होंने? अंग्रेजों ने। वो बस्तियां हैं मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर, रोड्स द्वीप, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैरीलैंड, वर्जीनिया, जॉर्जिया, डेलावेयर, पेंसिल्वेनिया, कनेक्टिकट। ये सब इनके राज्य थे जो इन्होंने वहाँ भी बस्तियाँ जो है अंग्रेजों ने स्थापित कर ली थी, और इन बस्तियों में वो अपना नियम कानून चलाना चालू कर दिए थे। अमेरिकी उपनिवेशों में 90% अंग्रेज तथा 10% फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, जर्मन, हॉलैंड आदि से धार्मिक आज़ादी और स्वतंत्रता चाहने वाले लोगों की बसावटें थी। मतलब ये लोग जो यहाँ बस रहे थे अमेरिकी उपनिवेशों में, ये लोग भी धार्मिक आज़ादी चाहते थे, ये लोग भी स्वतंत्रता के प्रेमी थे। और वहाँ पे अंग्रेज़ों के साथ में ये रहकर जो है उनसे अलग होकर इनके साथ आते थे। और आप देख रहे हैं कि 90% अंग्रेज उस अमेरिका में बसे हुए थे, और 10% उसमें कौन थे? ये पुर्तगाली, जर्मन, हॉलैंड आदि लोग थे। और जब से औद्योगिकीकरण हुआ दोस्तों, औद्योगिकीकरण के कारण इंग्लैंड को कच्चे माल की आवश्यकता थी,
और तैयार माल को इनको बेचने के लिए एक बाज़ार की ज़रूरत थी। तो ये बाज़ार इनको कहाँ मिले, तो ये बाज़ार की तलाश में दोस्तों ये दुनिया के जो है आदिवासी क्षेत्र जहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं रहा करते थे, ये धीरे धीरे वहाँ पे अपनी बसावटें बनाते थे, उनको अपना उपनिवेश बना लेते थे और उस उपनिवेश के माध्यम से ये शांतिपूर्ण जीवन जीने की इच्छा व दास प्रथा से मुक्ति के जो लोग थे, जो मुक्ति चाहते थे, वो उपनिवेश में आकर वो बसने लगे। और इसी उपनिवेश में दोस्तों शुरू होता है ये अमेरिका की जो है वहाँ पे एक अभी माहौल बन रहा है, जिससे अमेरिका में आज मजबूती जो देख रहे हैं आप, वो ब्रिटेन और अमेरिका के मध्य मौलिक टकराव का मुख्य कारण था। क्योंकि मौलिक टकराव क्या था, बर्नार्ड बैलिन ने माना कि लंबे समय तक स्थानीय स्वायत्तता का अनुभव, संवैधानिक मुद्दा और संप्रभुता के विचार ने अमेरिकी क्रांति को जन्म दिया। क्योंकि दोस्तों जानते हैं आप सभी कि अमेरिका एक ऐसा देश है, एक ऐसा शहर है जहाँ के मध्य भाग में आप देखें कि वहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण कई भौगोलिक दृष्टियाँ वहाँ पर भौगोलिक दृष्टि से देखें आप, तो जो इसका उत्तरी भाग है दोस्तों, इस उत्तरी भाग में आप देखें, और यहाँ पे उत्तरी भाग ये बहुत ही ये पहाड़ी और बर्फीला क्षेत्र था, जिसमें मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर और रोड्स द्वीप शामिल थे। ये क्षेत्र जो थे कृषि के लिए बहुत जो है उपयुक्त नहीं थे, अनुपयुक्त थे। यहाँ से अंग्रेज लकड़ियाँ एवं मछलियाँ प्राप्त करते थे। मध्य भाग में आता है दोस्तों इनका न्यूयॉर्क, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो जहाँ से ये इस मध्य क्षेत्र में तंबाकू, गन्ना, कपास, अनाज और बागानी फसलों का उत्पादन इन लोग यहाँ से करते थे। ये क्षेत्र जो है उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा थोड़ा गर्म क्षेत्र थे। यहाँ इन लोगों ने जो है अपने खेती के बड़े बड़े फार्म बनाए, वहाँ पर तंबाकू, गन्ना, कपास, अनाज और बागानी फसलों का उत्पादन किया। तो आप देखें कि प्रत्येक उपनिवेश में इन लोगों ने अपनी एक विधानसभा जो है स्थापित की, जो स्थानीय मामलों के लिए कानून बनाती थी, और इसके सदस्य विशेष योग्यता प्राप्त होते थे और मतदाताओं द्वारा चुने जाते थे। तो आप देख रहे हैं कि उपनिवेशों को जो है पर्याप्त स्वायत्तता का अनुभव वो करा रहे थे, और अंग्रेजों द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों में स्वशासन की व्यवस्था प्रदान की गई। ये चूँकि आप देखेंगे कि ये एक जो स्वशासन की व्यवस्था इन्होंने अमेरिका में दी उपनिवेश बनाते समय, ये बाद में इनकी बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली है, ये स्वशासन की व्यवस्था प्रदान करना। जब ये भारत में यहाँ से हार के जाते हैं और जब भारत में कब्जा करते हैं, आप देखेंगे अमेरिकी क्रांति के प्रभाव को, कि ये फिर यहाँ पर स्वशासन की व्यवस्था को बिल्कुल बैन कर देते हैं हमारे इंडिया में। लेकिन अभी अमेरिका में ये जो है अपना उपनिवेश बना रहे हैं, तो अमेरिकी उपनिवेशों में ये पूरी तरह से स्वशासन की व्यवस्था दे रहे हैं। और आप तो जानते हैं कि जो इंग्लैंड का समाज था वो सामंती था, जबकि अमेरिका का समाज जनतंत्रात्मक था। और वहाँ पे देखें कि और क्या कारण बनता है कि दोषपूर्ण शासन व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों, सीधे मेंस राइटिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। अमेरिकी क्रांतिकारी बहुत ही जनतांत्रिक थे। जॉर्ज वाशिंगटन की भूमिका आप इसमें देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। आप देखिए कि दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, उपनिवेशों में बसने वाले जो अंग्रेज थे दोस्तों, ये अपने साथ इंग्लैंड की मान्यताएं और संस्थाओं को भी लाए थे। औपनिवेशिक शासन जो है उसको नियंत्रित करने के लिए इन्होंने अंग्रेज गवर्नर जो है ब्रिटिश सरकार नियुक्त करती थी, जिसे विशेषाधिकार प्राप्त था। इसकी सहायता के लिए कार्यकारिणी समिति थी, जिसमें नियुक्ति ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश महारानी द्वारा की जाती थी। और अमेरिकी समाज के उच्च वर्ग के अधिकार कम थे, क्योंकि जो वहाँ का जो समाज था, वहाँ का जो उच्च वर्ग था, क्योंकि ये अंग्रेज लोगों के द्वारा ही लाए गए तो लोग थे जो आज़ादी चाहते थे, जो स्वतंत्रता चाहते थे, जो स्वायत्तता चाहते थे और दास प्रथा से मुक्ति चाहते थे, वो आके इस अमेरिकी उपनिवेश में बस रहे थे। अब जो इन लोग बसे, तो यहाँ का जो उच्च वर्ग था और अभी जो अंग्रेज़ों के अधिकारी हैं, अंग्रेज़ों के लोग हैं, अंग्रेज वहाँ जो थे उनकी अपेक्षा अमेरिकी समाज के लोगों को अधिकार कम प्राप्त थे। ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। इसके बाद आप देखें सप्तवर्षीय युद्ध। ये सप्तवर्षीय युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में ये हमसे आपसे पूछा गया है कि ये सप्तवर्षीय युद्ध के कारण इनका बहुत ही हार का कारण बनता है। ये सप्तवर्षीय युद्ध दोस्तों 1756 से आप देखेंगे कि 1763 तक ये युद्ध हुए। आप देखिए इसमें कि उत्तरी अमेरिका में क्यूबेक से लेकर मिसिसिपी घाटी तक जो है ये फ्रांसीसी उपनिवेश फैले हुए थे।
और इस क्षेत्र में ब्रिटेन और फ्रांस के जो हित थे वो आपस में इनका टकराव होता रहता था। अब जो 1756 से लेकर 1763 तक आप देखें, जब इनके बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ जिसमें इंग्लैंड विजयी रहा और कनाडा स्थित फ्रांसीसी उपनिवेशों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस युद्ध में अमेरिका ने ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों से युद्ध कौशल तकनीकें सीखी, जिसमें उनके अंदर आत्मविश्वास की भावना पैदा हुई। लेकिन इस युद्ध में अमेरिकियों ने इंग्लैंड का धन एवं अन्य संसाधनों के द्वारा कोई विशेष सहयोग नहीं किया, अपितु वे युद्ध काल में भी फ्रांस से व्यापार करते रहे। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की हार ने अमेरिकियों के लिए उत्तर से फ्रांस के आक्रमण के भय को समाप्त कर दिया। आप देखेंगे सप्तवर्षीय युद्ध का एक जो प्रभाव ये रहा कि मिसिसिपी नदी से लेकर ये अल्लेघनी पर्वतमाला व्यापक क्षेत्र में इन्होंने नियंत्रण में ले लिया। इस कारण अमेरिकी बस्ती के जो निवासी थे दोस्तों, इनकी जो सीमाएं थी अभी अपने पश्चिम में अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहते थे। और इस क्षेत्र में जो रेड इंडियंस रहते थे दोस्तों, जो वहाँ के मूल निवासी हैं रेड इंडियंस, उनको इन्होंने खदेड़ना चालू किया। जब उनको इन्होंने खदेड़ना चालू किया तो फलता हुआ ये वहाँ पे कि इंग्लैंड की सरकार ने 1763 में एक शाही घोषणा, वहाँ की सरकार ने जो 1763 में एक शाही घोषणा के माध्यम से इस युद्ध को उन्होंने समाप्त कर दिया। और समाप्त करने के बाद यहाँ के उपनिवेशवासियों को पश्चिम की ओर जो इंग्लैंड के लोग थे, शाही घोषणा के द्वारा इन्होंने फ्लोरिडा, मिसिसिपी आदि पश्चिम के जो क्षेत्र थे यहाँ रेड इंडियंस के लिए सुरक्षित कर दिए गए, क्योंकि वहाँ के मूल निवासी थे। और यहाँ पे लगातार संघर्ष जो हुआ तो रेड इंडियंस के लिए फ्लोरिडा और मिसिसिपी आदि क्षेत्र सुरक्षित कर दिए गए। इससे उपनिवेशवासियों का पश्चिम की ओर प्रसार रुक गया और वो इंग्लैंड की सरकार को अपना शत्रु समझने लगे। तो ये भी सप्तवर्षीय युद्ध में जो फ्रांस हारा और ये बाद में फ्रांस जो है पूरी तरह से इन अमेरिकियों के साथ आएगा और अमेरिकियों के साथ आके अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। आप देखें कि 1763 में शाही घोषणा पत्र द्वारा मिसिसिपी और फ्लोरिडा के क्षेत्र अमेरिका के मूल निवासियों के लिए आरक्षित कर दिए गए। और आप देखें कि क्यों आरक्षित किए गए, चूँकि इनकी जो बसावटें थी वो ज़्यादातर आप देखें तटीय क्षेत्रों में थी। और जब तटीय क्षेत्रों से ये सीधे अंदर की तरफ जाने लगे जहाँ पे यहाँ के मूल निवासी रेड इंडियंस रहा करते थे, तो इनको वहाँ से पलायन रोकने के कारण ये शाही घोषणा पत्र जो है किया गया। और शाही घोषणा पत्र के माध्यम से इनको, अब आप देखें कि इसमें एक जहाज रानी कर और व्यापारिक कानून जो शुगर एक्ट आदि इन लोगों ने लगाया, ये बहुत महत्वपूर्ण था। ये शुगर एक्ट आदि की कड़ाई से पालन करवाए जाने के कारण जो वहाँ की उपनिवेश की जनता थी ये कर भुगतान करने के लिए जो है बिल्कुल तैयार नहीं थी। आप देखें प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये इसी अमेरिकी क्रांति का नारा था जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और आप देखें नव संचालन कानून, आप देखें कि 1651 की बात है दोस्तों। ये 1651 में एक नव संचालन कानून लाया जाता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट इसको पास करती है। और इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशों तथा अन्य देशों के बीच अपने व्यापारिक नियंत्रण को दृढ़ करना चाहा। इस एक्ट में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि उपनिवेशों में व्यापार जो अमेरिका जो है आज इंग्लैंड का उपनिवेश बना हुआ है, इसमें व्यापार कौन करेगा, तो इसमें व्यापार केवल इंग्लैंड, आयरलैंड या उपनिवेश के जहाज़ों के माध्यम से ही व्यापार किया जा सकता है। इसके तहत यह व्यवस्था की गई कि इंग्लैंड के लिए आवश्यक सभी प्रकार के कच्चे माल बिना इंग्लैंड के बंदरगाहों पर लाए उपनिवेशों से दूसरे स्थानों पर निर्यात नहीं किए जा सकते थे। तो ये नव संचालन कानून के बारे में आपको बताया जा रहा है दोस्तों कि जो वहाँ पे नव संचालन कानून था। अब इसके लिए आपको कोई भी माल ले आना है तो जो कोई भी कच्चा माल होगा तो कच्चा माल आप पहले कहाँ ले जाएंगे, इंग्लैंड के बंदरगाहों पर ले जाएंगे और उसके बाद उसको दूसरे क्षेत्रों में निर्यात आप कर सकते हैं। इससे इंग्लैंड के पोत निर्माण उद्योग के साथ ही आप देखें कि इंग्लैंड के जो लाभ मिला इस नव संचालन कानून से, खाली लाभ किसको मिला, जो है इंग्लैंड के व्यापारियों को। और इसी प्रकार इन्होंने अपने हितों की पूर्ति के लिए इन्होंने कच्चा माल कानून लाया।
कच्चा माल कानून में इन्होंने इसको स्टेपल एक्ट भी कहा जाता है। इसमें यह प्रावधान किया गया कि यूरोप से अमेरिकी उपनिवेश में निर्यात किया जाने वाला माल पहले इंग्लैंड के बंदरगाहों पर लाया जाएगा दोस्तों, जो कि अति महत्वपूर्ण है। और इस कानून से इंग्लैंड के व्यापारियों को सीधे लाभ हो रहा था दोस्तों, और अमेरिकी जो उपभोक्ता थे इनकी कीमत पर लाभ होता था। कुल मिलाकर ये कानून उपनिवेश वासियों के लिए बेहद अन्यायपूर्ण थे, जिसके कारण से जो है वहाँ पे अमेरिकियों के अंदर एक विरोध की भावना पनपती जा रही है। जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो वहाँ के मूल रेड हैं और ऐसे लोग जो जाके वहाँ बसे थे, उन लोगों के अंदर इन अंग्रेज़ों से मुक्ति की एक भावना पनपने लगी। दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। आप देखें कि इनका एक औद्योगिक नियम भी आया था। औद्योगिक नियम ऐसा था दोस्तों कि ये भी एक क्रांति का कारण बना। ये कैसा नियम था? इंग्लैंड ने कानून बनाया कि अमेरिका में उत्पादित वस्तुओं जैसे चावल, लोहा, लकड़ी, तंबाकू आदि का निर्यात केवल इंग्लैंड को ही किया जा सकता है, जबकि डच फ्रांसीसी व्यापारी ज़्यादा पैसे में कच्चा माल लेने के लिए तैयार थे, किंतु यूरोप से उपनिवेशों में आयात अंग्रेज व्यापारियों द्वारा ही किया जा सकता था। ये चूंकि नियम बन चुका था, इससे अंग्रेजों को वस्तुओं के आदान प्रदान से अत्यंत लाभ होता था। मतलब अगर कोई किसी दूसरे डच लोग भी लेके जाना चाहते हैं, फ्रांसीसी लोग लेके जाना चाहते हैं, आयरिश लेके जाना चाहते हैं, तब भी जो है लाभ किसको होना है? जो है फिरंगियों के व्यापारियों को। आप देखें कि अंग्रेजों ने ऐसा एक कारखाना प्रतिबंध लगाया, कारखाना अधिनियम इन्होंने लाया कि जिसमें अमेरिकी को लोहे के कारखाने लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अमेरिकी व्यापारी ना तो लोहे की छड़ बना सकते थे और ना ही कच्चा लोहा बना सकते। आप देखें कि एक कील तक बनाने के लिए जो है अंग्रेजों ने बैन कर दिया कि अमेरिका के जो लोकल लोग नहीं बनाएंगे। मतलब आप देखें ओनली व्यापारिक लाभ के लिए ये सब पूरी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, बौद्धिक चेतना का विकास। अब अमेरिका में जीवन के स्थायित्व के साथ ही शिक्षा और पत्रकारिता का जब विकास होने लगा, चूँकि जैसे आप देखें कि पेंसिल्वेनिया में क्वेकर समुदाय द्वारा चर्च की देखरेख में बच्चों की शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई, साथ ही स्त्रियों के लिए ललित कलाओं की शिक्षा की व्यवस्था भी की गई। कुछ लोगों ने अपना व्यक्तिगत प्रयास भी किया शिक्षा की उन्नति के लिए। आप देखें कि एक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक विचार केंद्र की स्थापना की, जो बाद में अमेरिकन फिलासफिकल सोसाइटी के नाम से विख्यात हुई। तो ये जो क्वेकर समुदाय है, ये बच्चों की शिक्षण की संस्थाएं स्थापित कर रहा है, वो भी चर्च की देखरेख में, और अमेरिकन फिलासफिकल सोसाइटी के नाम से विख्यात हुआ। अमेरिका में उपनिवेशों की स्थापना के लगभग 100 वर्षों में ही शिक्षा और पत्रकारिता के द्वारा जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण और राष्ट्रीय भावना का विकास हो चुका था। फिर अमेरिका में कुछ ऐसे चिंतक हुए, जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम को आप देख ही रहे हैं, थॉमस जेफरसन, जेम्स विल्सन, जॉन एडम्स, थॉमस पेन, जेम्स ओटियस, सैमुअल एडम्स। ये ऐसे लोग थे जो अति महत्वपूर्ण थे। और इन्होंने, आप देखें कि इन्होंने, थॉमस पेन ने क्या किया? जो अंग्रेजी समाज की विषमताओं से घृणा करता था, वह एक अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी था थॉमस पेन, जिसमें अमेरिकियों की स्वतंत्रता का मांग का समर्थन करता था और कॉमन सेंस, राइट्स ऑफ मैन आदि। आइए देखते हैं दोस्तों, कॉमन सेंस जो थे, जिसमें अमेरिकियों को स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करता था, और ये कॉमन सेंस, राइट्स ऑफ मैन आदि पुस्तकों के माध्यम से आज़ादी से लड़ने की लोगों को प्रेरणा दी। इनके बारे में आप थोड़ा सा जान लें दोस्तों कि जो थॉमस पेन थे एक अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी थे। इन्होंने अपने लेखों, इनकी पुस्तकों के माध्यम से, जैसे कि इनकी पुस्तक का नाम है कॉमन सेंस, एक पुस्तक है इनकी राइट्स ऑफ मैन आदि के माध्यम से इन्होंने वहाँ के लोगों के अंदर आज़ादी के लिए लड़ने के लिए एक प्रेरणा प्रदान किया। और उसमें ये उनका मानना था कि भाई किसी भी महाद्वीप पर जो है किसी विदेशी शक्ति के अधीन रहेगा, ये बहुत लंबे समय तक रहेगा, तो ये कतई तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। ये बिल्कुल एक ऐसा है कि एक महाद्वीप पर शासन करता रहेगा, ये बिल्कुल असंगत है। और एक छोटा सा द्वीप, जो अंग्रेज हैं, जो ग्रेट ब्रिटेन आप जिसको आज कहते हैं, एक छोटा सा द्वीप ही तो मात्र है। और ये छोटा सा द्वीप जो है एक पूरे महाद्वीप के ऊपर शासन कैसे कर सकता है? वहाँ के जो चिंतक थे, वहाँ के जो लोग थे, उनके अंदर ऐसी एक भावना उनके अंदर पैदा होने लगी। और इन्होंने ऐसे विचार अभिव्यक्त किए कि उनसे अमेरिकी लोगों
को स्वशासन की मांग का बल मिला और इस प्रकार से उनके अंदर लड़ने की प्रेरणा आई। अब देखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है कि अमेरिकी क्रांति का नारा आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भाई प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ब्रिटेन ने अमेरिकी उपनिवेशों में कई प्रकार के कर संबंधी कानून लागू किए, साथ ही स्थानीय करों को बढ़ाने का प्रयत्न किया। अंग्रेजों का मानना था कि ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है और अमेरिकी उपनिवेशों के लिए कानून बना सकती है, जबकि अमेरिकी यह नहीं मानते थे। अमेरिकी मानते थे कर लगाने का अधिकार केवल उपनिवेश की असेंबलियों को है, न कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को है। आगे देखते हैं, 1760 ईस्वी में जॉर्ज थर्ड वहाँ का शासक बना, जिसका अध्ययन कराने पर उसने यह पाया कि अमेरिकी उपनिवेशों में इंग्लैंड का खर्च ज़्यादा हो रहा है। जब जॉर्ज तृतीय यहाँ के शासक बनते हैं तो उन्होंने एक वहाँ पे जो है एनालिसिस करवाया, एक अध्ययन करवाया, और उसमें ये लगा कि भाई जो अमेरिका में हम लोगों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया है वहाँ पे हमारा ही पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, जबकि अमेरिकी उपनिवेशों से हमारी आय कम हो रही है, जिससे प्रशासन में कुशलता लाने का प्रयास तत्कालीन गवर्नरों द्वारा किया गया। अब जो सप्तवर्षीय युद्ध के पश्चात इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगी थी। सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में आपने देखा ही है कि सप्तवर्षीय युद्ध जो है वो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हो रहा था, और इसमें फ्रांस की भी आर्थिक हालत बहुत ख़राब हो गई थी युद्ध में, और इंग्लैंड की भी हालत ख़राब हो गई थी। और देखें, ये ग्रेन बिले का जहाज रानी कानून ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। इन्होंने उपनिवेशों पर प्रत्यक्ष कर लगाना शुरू किया। इन्होंने शुगर चीनी पर एक्ट लगा दिया 1764 में, और 1765 में स्टाम्प एक्ट जो इन्होंने लगाया, इससे अमेरिका वासियों के अंदर जो है एक विरोध की भावना पैदा होने लगी। अब प्रत्यक्ष कर लगाना और शुगर एक्ट 1764, इसके तहत इंग्लैंड के अतिरिक्त अन्य देशों से आने वाली विदेशी रम का आयात बंद कर दिया गया, और जो वहाँ का सिरा होता था इस पे चुंगी इन्होंने 6 पेंस से घटाकर जो है 3 पेंस कर दी। आप देखें कि शराब, रेशम, काफ़ी आदि वस्तुओं पर कर लगा दिया गया, और कस्टम अधिकारी को तलाशी लेने का अधिकार दे दिया गया। कस्टम अधिकारी था, इसको अधिकार दिया गया दोस्तों कि ये जो है कस्टम अधिकारी के बिना चेकअप के ये कहीं नहीं जा सकते थे। इसका परिणाम क्या हुआ कि अमेरिकी उपनिवेश के लोग अब ना तो सस्ते दामों में शक्कर खरीद सकते थे और ना ही रम जो है बनाने के लिए सिरा खरीद सकते थे। इससे वहाँ के जो लोकल लोग थे उनकी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उनको होने लगी। और इसके साथ ही साथ आप देखें कि स्टाम्प एक्ट क्या था। जो स्टाम्प एक्ट अंग्रेजों ने लगाया ये क्या था। स्टाम्प एक्ट के अनुसार सरकारी अदालतों जो अदालती स्टाम्प पेपर का प्रयोग आरंभ कर दिया गया। सभी न्यायिक और गैर न्यायिक करारनामों, समाचार पत्रों, मदिरा बेचने के लिए लाइसेंसों, विज्ञापन, जुए आदि पर स्टाम्प ड्यूटी, मतलब आपको ये सब लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस लेंगे तो आप वहाँ पे एक स्टाम्प खरीदना पड़ेगा। वो स्टाम्प एक कागज़ में बना के दे देंगे, उसके लिए आपको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। ये स्टाम्प आज इंडिया में भी आप देखते हैं, ये सब इन्हीं अंग्रेज़ों की देन है जो पूरी दुनिया में इन्होंने शासन किया। इनके ज़माने में कहते हैं सूर्यास्त नहीं होता था, ये सब उसी की देन है। आगे देखें दोस्तों, स्टाम्प एक्ट के विरोध में 1765 ईस्वी में 9 उपनिवेशों ने मिलकर स्टाम्प एक्ट कांग्रेस का अधिवेशन किया और स्वाधीनता के पुत्र और पुत्रियां नामक संस्था बनाई। ये कई बार आप लोगों ने देखा है कि स्वाधीनता के पुत्र और पुत्रियां पूछ लिया जाता है किस जो है स्वतंत्रता संग्राम में आई थी। तो ये जो आई थी ये अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम में स्वाधीनता के पुत्र और पुत्रियां नामक एक संस्था गठित की गई थी, और ये जो है स्टाम्प एक्ट और अंग्रेज़ों के द्वारा जो वहाँ लगातार अत्याचार किए जा रहे थे उसके विरोध में। आप देखें कि स्टाम्प एक्ट में ये जो स्थितियाँ पैदा हुई, ये स्टाम्प ड्यूटी लगा दी गई। एक है दोस्तों रॉकिंघम घोषणा, ये 1766 में आती है। ये रॉकिंघम घोषणा जो है 1766 में आई, और इस घोषणा के द्वारा ये जो स्टाम्प एक्ट वगैरह लगाए गए थे इसको इन्होंने समाप्त कर दिया। अब देखें जो है टाउनशेंड की नई कर योजना, इन्होंने उसमें कहा कि अमेरिकियों को आंतरिक कर देने का विरोध है परंतु उन्हें बाह्य कर स्वीकार है, अतः उसने ऐसी वस्तुओं पर कर लगाया जिसका आयात अमेरिका इंग्लैंड से करता था। आप देखें खाली ये पैसे की उगाही, धन संपन्नता, धन को अपने बढ़ाने के लिए, अपने व्यापारियों को लाभ देने के लिए अंग्रेज अपने उपनिवेशों में लगातार अत्याचार करते रहे।
अब ये देखें, अमेरिकी क्रांति में हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ के तत्कालीन कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखें कि जो जॉर्ज तृतीय के शासन को भी आपने देखा, ये बहुत ही अलोकप्रियता एवं अधिकारियों की अयोग्यता ने उपनिवेश वासियों के लिए विजय आसान कर दी। इससे पहले आपने जॉर्ज तृतीय को देखा है। और आप देखें कि ये जो अमेरिका है, अमेरिका में लॉर्ड नॉर्थ, ये लॉर्ड नॉर्थ कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ के बारे में आप जान लें कि लॉर्ड नॉर्थ की सरकार वहाँ बनती है, ये जो है इंग्लैंड में। और ये कर लगाने के लिए ये ब्रिटेन के जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। और 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को वित्तीय संकट से उबारने के लिए ये चाय की नीति लेकर आते हैं। अभी चाय की नीति क्या है देखें दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। माफ कीजिएगा। लॉर्ड नॉर्थ की सरकार ने सीसा, रंग, कागज, सिक्का धातु पर से कर हटा दिया, केवल चाय के ऊपर कर लगा दिया, क्योंकि चाय तो हर व्यक्ति पी रहा है। और 1733 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को वित्तीय संकट से उबारने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने यह कानून बनाया। कंपनी सीधे ही अमेरिका में चाय बेच सकती थी। जो चाय बेच के हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बन गए, तो वही आप देखें कि अभी चाय की नीति लॉर्ड नॉर्थ जी लेकर आ रहे हैं 1733 ईस्वी में। अब पहले की भांति कंपनी के जहाज़ों को इंग्लैंड के बंदरगाहों पर जो है चुंगी या कर देने की आवश्यकता नहीं थी। इससे अमेरिकियों को सस्ती चाय मिलती और कंपनी को घाटे से उबारा जा सकता था। किंतु कंपनी के इस एकाधिकार से अमेरिका का जो जन समुदाय था वो नाखुश हो गया था। नाखुश क्यों हो गया दोस्तों? इनके नाखुश होने का बहुत बड़ा कारण था कि हुआ क्या कि बोस्टन टी पार्टी आप देखते हैं 16 दिसंबर 1773 की बात है। आप देखें इसमें सैमुअल्स एडम्स वहाँ के नेता थे। और जो लॉर्ड नॉर्थ की सस्ती चाय है दोस्तों, ये चाय पीकर अमेरिकी लोग वाह कर लगाने की अंग्रेजों की नीति का समर्थन नहीं कर सकते थे। अब ये बोस्टन टी पार्टी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप याद रखें, बोस्टन टी पार्टी। और यहाँ के नेता सैमुअल्स एडम्स को भी आपको याद रखना है। इन्होंने क्या किया कि इनका विरोध लगातार बढ़ता जा रहा था और बोस्टन बंदरगाह पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों में भरी चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया गया। और अमेरिकी इतिहास में इसी घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो बोस्टन टी पार्टी से तात्पर्य यह है कि वहाँ पर इन्होंने कोई पार्टी नहीं की, वहाँ के जो लोकल लोग थे ये सस्ती चाय के माध्यम से और जो कर ये वाह कर लगा रहे थे उसको हटा के इन्होंने सस्ती चाय बेचना शुरू किया। तो इस पे ये लोग नाराज हो गए। ये बोस्टन टी पार्टी में चाय पी नहीं गई, यहाँ पे कोई पार्टी नहीं की गई। ये इस पार्टी में ये किया गया कि वहाँ के लोकल लोग अमेरिका के जो जहाज़ अमेरिकी बंदरगाहों पर पहुँचे ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों में जितनी चाय भरी थी वो लोगों ने उसको निकाल के समुद्र में फेंक दिया। अब अंग्रेज सरकार ने क्या किया कि इन्होंने आंदोलनकारियों को सजा देने के लिए कठोर नियम और दमनकारी कानून बनाए और बोस्टन बंदरगाह को व्यापार के लिए बंद कर दिया गया। और मैसाचुसेट्स की सरकार को फिर से जो है उनका पुनर्गठन किया कि भाई इतनी बड़ी घटना वहाँ पे कैसे हो गई। इनका दमनात्मक कानून क्या था दोस्तों? अब आप देखें कि ब्रिटिश सरकार अमेरिकी उपनिवेशों में ने जमकर विरोध किया इनके कानूनों का। 1774 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में महाद्वीपीय कांग्रेस की पहली बैठक होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जॉर्जिया को छोड़कर अमेरिका की 12 बस्तियां जो थी दोस्तों, ये 12 बस्तियों के 56 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। और ब्रिटेन ने और उसमें 12 बस्तियों के 56 प्रतिनिधि जो थे दोस्तों उन्होंने हिस्सा लिया। और उन्होंने ब्रिटेन के जो राजा थे उनसे अपील किया कि भाई उद्योगों और व्यापार कर पर जो प्रतिबंध इंग्लैंड की सरकार ने लगा रखे हैं उसको तुरंत हटा लिया जाए और उपनिवेश के निवासियों की सहमति के बिना कोई कर न लगाया जाए। और इसीलिए इन्होंने नारा दिया कि भाई जिसमें हमारा प्रतिनिधित्व है उसी में हम कर देंगे, और प्रतिनिधित्व नहीं है तो कोई कर हम नहीं देंगे। और उन्होंने ये मांग रखा कि उपनिवेशों में स्वशासन को बहाल किया जाए, औपनिवेशिक मामलों में प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण किए जाने का प्रयास बिल्कुल न किया जाए। और इसका हुआ कि अंग्रेज़ों से ये वार्ता नहीं बनी और 19 अप्रैल 1775 को लेक्सिंगटन में पहला प्रत्यक्ष संघर्ष हुआ। और इसी के साथ ही अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम शुरू होता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है।
आपको मेंस राइटिंग के लिए और साथ ही विश्व इतिहास की समझ पैदा करने के लिए आप देखेंगे इसका प्रभाव जब आप इसके पार्ट 2 को देखेंगे। और भाग 2 में हमने ये चर्चा की है किस प्रकार से अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का इंग्लैंड के ऊपर भले प्रभाव न पड़ा हो, लेकिन दुनिया के सभी राष्ट्रों पर जो प्रभाव पड़ा, जो आप बिल ऑफ राइट्स और जो स्वतंत्रता का और अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये सब जो भी आप देखते हैं, ये सब अमेरिकी क्रांति का ही परिणाम है। आगे देखें कारण क्या हुआ। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज तृतीय ने एक के बाद एक भूल करते हुए अमेरिकी उपनिवेशों को विद्रोही घोषित कर दिया और विद्रोह को दबाने के लिए सैनिकों की भर्ती शुरू करवा दी। उसके इस कदम से समझौता असंभव हो गया और अब अमेरिकी वासियों, वहाँ के लोगों ने कहा कि भाई अब तो आज़ादी तो चाहिए ही चाहिए। थॉमस पेन ने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक कॉमन सेंस प्रकाशित किया, जिसमें इंग्लैंड की कड़े शब्दों में निंदा की गई और यह कहा गया कि यही अलविदा कहने का, आप देखें, यही अलविदा कहने का सही समय है। अमेरिकी नेताओं ने इस बात को महसूस किया और जो संघर्ष है वो विदेशी सहायता लेना इसमें आवश्यक है, और यह तब तक संभव नहीं है जब तक अमेरिका इंग्लैंड से अपना संबंध विच्छेद नहीं कर लेता। तो फिलाडेल्फिया में उपनिवेशों का सम्मेलन हुआ, जिसमें 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। अमेरिकी वासियों ने अपने आप को खुद ही स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। उन्होंने वहाँ पे ये नहीं कहा कि जो है आप हम भारतीयों की तरह की ब्रिटेन की संसद हमको जो है आज़ाद करती है कि आप 1947 में 14 अगस्त की मध्य रात्रि को आज़ाद होंगे। अमेरिका वासियों ने अपनी दृढ़ता और अपनी दम पर 4 जुलाई 1776 को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। आगे क्या होता है दोस्तों कि फिलाडेल्फिया में स्वतंत्रता की बलपूर्वक घोषणा में यह कहा गया कि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। ईश्वर ने उन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिन्हें उनसे कोई नहीं छीन सकता। इन अधिकारों में जीवन जीना, स्वतंत्रता और सुख के लिए प्रयत्न करना शामिल है। उक्त घोषणा में यह माना गया कि सत्ता का स्रोत जनता है। अब देखिए, लोकतंत्र यहीं से पैदा हो रहा है। जो जनतंत्र है, इससे पहले तो सभी उपनिवेश हुआ करते थे, खाली एक गुलामी थी, कहीं राजशाही चल रही थी। लेकिन अब एक जो है इस घोषणा में माना गया, अमेरिका के लोगों ने, अमेरिका के बुद्धिजीवियों ने माना कि सत्ता का स्रोत जनता है, और दृढ़तापूर्वक यह कहा गया कि जनता को अपनी सरकार बनाने का पूरा अधिकार है। आप देखें कि अब ये लोकतंत्र का जन्म होना शुरू हो रहा है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय फ्रांस और स्पेन ने अमेरिकी उपनिवेशों का साथ दिया। कारण था कि सप्तवर्षीय युद्ध में हार का बदला। चूंकि सप्तवर्षीय युद्ध में जो है फ्रांस हारा था, और नौसैनिक संघर्ष में आपने इससे पहले देखा कि स्पेन जब हारा था तो उसी के बाद से तो अमेरिकी क्षेत्रों में अंग्रेजों का कब्जा होना चालू हुआ। आगे देखते हैं क्या है दोस्तों कि स्पेन ने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, और क्योंकि उसने जिब्राल्टर जो है जो इंग्लैंड से वापस लेना था, इसलिए स्पेन ने जो है अमेरिकियों का साथ देना चालू किया, और इसी स्वतंत्रता संग्राम के दरमियान उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। 1780 ईस्वी में हॉलैंड भी इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गया, क्योंकि वह सुदूर पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी शक्ति मजबूत करने के उद्देश्य से अंग्रेजों की अटलांटिक महासागर में अंग्रेजों को फंसाए रखना चाहता था। अब देखें, रूस, डेनमार्क और स्वीडन ने भी हथियारबंद तटस्थता की घोषणा कर दी, और इस घोषणा से ये बिल्कुल पूरी तरह से परेशान हो गए। अब क्या होता है कि 1781 ईस्वी में फिरंगियों के सेना अध्यक्ष, यही हैं कॉर्नवालिस, जो आपके यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस बन के आएंगे। फिरंगियों के जो सेनापति हैं कॉर्नवालिस को यॉर्क टाउन के युद्ध में आत्मसमर्पण करना पड़ा, और अमेरिकी सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन के सामने इन्होंने जो है आत्मसमर्पण किया, और वहीं से जॉर्ज वाशिंगटन एक बहुत बड़े नेता के रूप में बढ़ते हैं। और 3 सितंबर 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि होती है। इसी संधि के साथ ही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त होता है दोस्तों, जिसमें 13 अमेरिकी बस्तियां स्वतंत्र हो चुकी थी, और इस तरह अमेरिकियों ने अपने दम पर अब फिरंगियों को अपने वतन से खदेड़ दिया, और आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका बना हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखें कि अमेरिका में फिरंगियों की असफलता क्या कारण थे। अब आप देखें कि सप्तवर्षीय युद्ध तक तो क्या था कि सप्तवर्षीय युद्ध तक तो ब्रिटेन एक अजेय राष्ट्र बना हुआ था।
अमेरिकी उपनिवेशों की स्थिति इंग्लैंड के सामने बेहद कमज़ोर थी, इसलिए अमेरिकी उपनिवेशों के हाथों हार आश्चर्यजनक थी। सफलता के 3 कारण थे: वहाँ की प्रकृति, फ्रांस और जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में सफलता के 3 बेहद महत्वपूर्ण कारण थे, क्योंकि वहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र था, वहाँ का जो उन्होंने गुरिल्ला वार लड़ा जॉर्ज वाशिंगटन ने, और फ्रांस चूँकि एक हारा हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध में, उन्होंने जो है अमेरिकी लोगों का साथ दिया। और जॉर्ज वाशिंगटन का कुशल नेतृत्व जो है कि जिनके सामने कॉर्नवालिस को समर्पण करना पड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा दोस्तों। और ये हमारी क्लास आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम सभी विषयों के वीडियो आप देखें, हमारे चैनल पे मौजूद हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इतिहास प्रेमियों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि विश्व इतिहास के वीडियो बहुत कम आपको यूट्यूब पे मिलते हैं। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रभाव और परिणाम को, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का क्या प्रभाव हुआ दुनिया भर में और इसका परिणाम और क्या हुआ, साथ ही ये वीडियो आप पार्ट 2 में ज़रूर देखें, तभी आपको पता चलेगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का कितना बड़ा महत्व है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और यूट्यूब पर इतिहास के लिए आप देखें कि NTA NET JRF 2022 बैच भी आप ज्वाइन करें, जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं कि विशाल युद्ध क्षेत्र, एक विशाल युद्ध क्षेत्र वहाँ था कि दोस्तों अमेरिका का तट इतना विस्तृत था कि ब्रिटिश नौसेना प्रभावहीन हो गई। चूँकि फिरंगियों की जो ब्रिटिश इनकी नौसेना थी, ये नौसेना के दम पर ही तो जो है दुनिया जीतने की तमन्ना रखते थे और जीते भी। इंग्लैंड के यूरोपीय शत्रु जो इनके पड़ोसी ही थे, फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड ने जो अमेरिकी उपनिवेश वासियों का पक्ष लिया, जिससे युद्ध क्षेत्र और बड़ा हो गया। आप फ्रांस में लड़ेंगे, स्पेन में भी लड़ना पड़ेगा, हॉलैंड में भी लड़ना पड़ेगा और अमेरिका में भी इनको लड़ना पड़ा, जिसके कारण ये विशाल युद्ध क्षेत्र भी इनकी हार का कारण बना। और युद्ध स्थलों का अत्यधिक दूर होना भी एक कारण था। अमेरिका से इंग्लैंड की दूरी लगभग 3000 मील है। यातायात के साधनों के अभाव के कारण दूरी और ज़्यादा हो गई थी और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल स्थानीय आबादी अपनी भौगोलिक स्थिति से पूर्णतः परिचित थी, जबकि फिरंगी उनकी भौगोलिक स्थिति से वाकिफ नहीं थे। आप देखें दोस्तों कि इसीलिए जब अंग्रेज़ भारत में अपना उपनिवेश और अपने भारत में पूरी पकड़ जब मजबूत किए, तो यहाँ के लोकल राजाओं को, यहाँ के तोता नवाबों को, यहाँ के पपेट नवाबों को आप देखें कि इनके माध्यम से इन्हीं को सेना में रखे। आप देखें अवध के जो सैनिक थे 75,000 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वो इनके विरोधी होते हैं, लेकिन तब तक ये यहीं के लोकल लोगों को अपनी सेना में भर्ती करके आगे आगे हमारे इस भारतीय उपनिवेश को जीतते रहे। लेकिन अंग्रेज जो है अमेरिका में जितनी भी गलतियां की है, वो गलती अंग्रेजों ने भारत में बिल्कुल नहीं किया। उपनिवेशों की शक्ति का गलत अनुमान, फिरंगियों को उपनिवेश जो था, अमेरिकी उपनिवेश की शक्तियों का गलत अनुमान था। वहाँ के एक जर्नल है, जनरल गेज ने लंदन को भेजी एक रिपोर्ट में लिखा था कि अमेरिकी उपनिवेशों को जीतने के लिए केवल 4 रेजिमेंट ही पर्याप्त हैं। अतः फिरंगी धोखा खा गए और अमेरिकी उपनिवेश उनके हाथ से निकल गए। दुनिया के पहले लोकतंत्र का संस्थापक बना, जिसमें मौलिक अधिकार जनता के लिए निहित किया गया। ये उपनिवेशों की शक्ति का गलत अनुमान, उन्होंने अमेरिकियों को कमज़ोर समझ लिया और उन्होंने कहा कि भाई खाली 4 रेजिमेंट आप भेज दीजिए, हम जीत जाएंगे। लेकिन ये जो गलती का जो अनुमान था, ये गलत अनुमान लगा ले गए और फिर इसके बाद अंग्रेज़ों के हाथ से पूरा अमेरिका ही निकल गया। और देखें सबसे महत्वपूर्ण, जॉर्ज वाशिंगटन का जो कुशल नेतृत्व था, जॉर्ज वाशिंगटन जिन्हें मिस्टर प्रेसिडेंट की उपाधि प्रदान की गई, अपनी निष्ठापूर्ण देशभक्ति, गंभीरता, बुद्धिमानी और नैतिक साहस के कारण युद्ध में एक प्रेरणापुंज बने। अत्यंत कठिन परिस्थितियों में अमेरिका का नेतृत्व किया, अमेरिका को औपनिवेशिक चंगुल से आज़ाद कराया। और इनके बारे में कहा जाता है कि जॉर्ज वाशिंगटन साहब अब समय पर कार्रवाई करने में दक्ष थे। गोल्ड स्मिथ ने जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में लिखा है कि जॉर्ज वाशिंगटन और उनकी फौजों के लिए लिखा है, क्रांति की उत्कृष्ट 3 चीज़ें थीं। वाशिंगटन साहब का चरित्र,
फोर्ज की घाटी और उनकी फौजों का व्यवहार और जो वहाँ का उच्च वर्ग था उसकी वफादारी। चूँकि हमारे यहाँ तो हमारे इंडिया में जब आंदोलन हुआ तो हमारे यहाँ उच्च वर्ग तो शामिल ही नहीं हुए, उच्च वर्ग तो अंग्रेज़ों के जो है तोते बने रहे, जिसके कारण से जब हमारे यहाँ मध्य वर्ग और निम्न वर्ग और हमारा सिपाही विद्रोह किया तो हम लोग 1857 में ही अंग्रेज़ों को खदेड़ देते, लेकिन फिर भी हम लोग हार गए। आप देख सकते हैं भारत को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी। आगे वाले वीडियो में हम आपसे मुलाकात करते हैं। अमेरिकी क्रांति के प्रभाव और परिणाम के लिए हमारे भाग 2 को ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने जो है इतिहास प्रेमियों में शेयर करें। और साथ ही मेंस राइटिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है स्मार्ट स्टडी क्लासेस। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों को दिया जिसकी वजह से विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आप सभी जानें। और मिलते हैं इसी श्रृंखला में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रभाव और परिणाम में भाग 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।